नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चुनावी शो सत्ता का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। सत्ता के महासंग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली के सीएम के लिए नाम फाइनल भी हो गए हैं, लेकिन पर्ची अभी बंद रखी गई है। पीएम मोदी जब विदेश से लौटकर वापस आएंगे तो सीएम के नाम का खुलासा होगा, लेकिन उससे पहले पार्टी दिल्ली में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पार्टी कई जगहों को चुन रही है, जिनमें से पहले नंबर पर दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान हो सकता है। ये मैदान दिल्ली के इतिहास में कई अहम आंदोलन और ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाना जाता है। इस शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम सहित एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी मौजूद होंगे। इसी के साथ 26 सालों के वनवास को खत्म करने के बाद बीजेपी ऐसी पहली बार है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये दिल्ली के लिए जितना खास है उतना ही खास है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि दिल्ली में बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी इस ऐतिहासिक पल को बहुत ही भव्य तरीके से मनाना चाहती है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इंतजार है बस औपचारिकता पूरी करने की। और इसी के साथ आपको बता दें, जहां एक और दिल्ली में लगातार शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके बाद सीएम फेस पर चर्चाएं हो रही हैं। लगभग नाम भी फाइनल हो चुका है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी में भी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि यहां पर भगवंत मान आज दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी अहम बैठक हुई है केजरीवाल के साथ और इस मुद्दों पर तमाम चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, और इसी के साथ सुरेंद्र स्वामी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरगोविंद जी आपकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल अब सीएम फेस का हो रहा है। दिल्ली की जनता हो या देश की जनता, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सीएम फेस, सीएम के चेहरे में कौन आगे है, किसका नाम आगे है, क्या कहेंगे? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, दुर्भाग्यवश दिल्ली में स्वर्गीय खुराना जी और स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी के बाद कोई प्रदेश स्तर पर ऐसा करिश्माई नेतृत्व तो नहीं रहा कि जिनके प्रभाव से हम कई विधानसभा की सीटें जीत जाया करते थे। और सौभाग्य की बात भी यह है कि दिल्ली के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों खुराना जी और स्वर्गीय वर्मा जी के सुपुत्र दोनों ही विधायक बनकर आए। और देखिए, 48 विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, यहां योग्यता की कोई कमी नहीं है। और सामान्य जिस भी कार्यकर्ता को, जिस भी विधायक को या जिस भी कार्यकर्ता को भाजपा का, देखिए भाजपा में बड़ी अच्छी पद्धति है कि संसदीय बोर्ड मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया जाएगा और दिल्ली को यह आश्वस्त करें कि दिल्ली ने जो आशीर्वाद और जो प्यार जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो दिल्ली में शासक नहीं, दिल्ली में सेवक आने वाला है। और वो मैं पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो भरोसा उन्होंने दिया है, उनकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी और एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल सीएम हाउस में प्रवेश वर्जित है। जी, इसी के साथ सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस रेस में, सीएम फेस के रेस में किसका नाम आगे हो सकता है? देखिए, वैसे तो निम्मे जी, भाजपा के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, कौन बनेगा ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या है, विश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण में ये होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, विश्लेषक क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण ये है कि जिसके बारे में आप विश्लेषण कर रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे, किस आधार पे सोच रहे होंगे। तो उसको जब आप उस अंदाज से देखते हैं तो आपके सामने स्थिति स्पष्ट होने लगती है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली में परवेश वर्मा जाट लीडर हैं, हरियाणा में जाट भाजपा से नाराज हैं, राजस्थान में 40-40 जाट एमएलए आते हैं फिर भी कभी जाट सीएम नहीं बना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में भी ये दुख है। तो दिल्ली में चूंकि वो जीत के आ गए हैं और उन्होंने केजरीवाल को हराया है, तो उनकी दावेदारी
भाजपा यूं बनाना चाहेगी, उनकी दावेदारी नहीं है, भाजपा उनको इसलिए बनाना चाहेगी कि वो एक सीएम देने से दिल्ली के आसपास के सभी एरियाज में जाट वोटों को खुश कर सकती है, जाट समाज को एक संतुष्टि दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब मोदी जी ने जो रैली हुई थी आरके पुरम की, और उस रैली में जिस तरीके से उन्होंने प्रवेश वर्मा की पीठ ठोकी थी, नॉर्मली वो कभी कैंडिडेट्स पर नमस्ते ही होता है और तो कुछ होता नहीं है, तो मुझे वो ध्यान आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी की पीठ ठोकी थी, वो एकदम रिपीट सीन। तो वो भी एक राजनीति में इंडिकेशन होता है, राजनीति में एक इंडिकेशन होता है कि भाई इनकी संभावनाएं हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई बिदुड़ी जी हार गए हैं, और पूर्वांचली को इसलिए नहीं कोई बनाने का उचित नहीं है कि पूर्वांचली में तो पूर्वांचली उस प्रदेश में उनके अपने लोग सीएम और मंत्री सब बनते ही हैं। तो एक तो ये मुझे इसलिए लग रहा है, कौन बनेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि इनके चांसेस ज्यादा है, और उसके कारण मैंने आपको बताया। और फिर वो कोई जाट सीट से भी नहीं लड़े, इसीलिए उनको न्यू दिल्ली से चैलेंज दिया उन्होंने केजरीवाल को, वहां से वो लड़े। अब यह है कि यहाँ 2 सीएम भी होंगे, डिप्टी सीएम, ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली सीएम ही रहेंगे। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी करती आई है, सब छोटे राज्यों में भी 2-2 डिप्टी सीएम दे रही है। तो अब पंजाब भी इनको साधना है। अभी जहां से इनको थोड़ा वो हो रहा है वो है पंजाब में भाजपा अभी तक अपनी घुसपैठ नहीं कर पा रही है। तो जैसा आप दिखा रहे हैं सिरसा जी को आपके सीन पे, तो सिरसा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए थे जब अकाली दल से कोई नहीं आ रहा था, तो उस समय छोड़ के आए, लगातार मोदी जी के साथ रहे, पूरी तन्मयता से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और पंजाब में अगर भारतीय जनता घुसपैठ करना चाहती है, और अगर जो खालिस्तान का मुद्दा बार बार पंजाब से सिखों से इधर उधर से थोड़ा बोड़ा बाहर से करके उठता रहता है, तो उसको भी एक जवाब है। तो मैं ये मानता हूं कि सिरसा जी के चांसेस डिप्टी सीएम बनने के अच्छे चांसेस है। अब तीसरा तो महिला होंगी, तो महिला में मतलब मैं इसमें कोई मेरे पास वैसे कारण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूनम शर्मा आपकी जीत के आई हैं वजीराबाद से, उनके चांसेस इसलिए बने, वो पहले शायद मेयर भी रही हुई हैं ईस्ट दिल्ली की, कुछ मुझे अगर सही ध्यान है तो ये अरोड़ा जी बता देंगे। तो मेरे हिसाब से अभी देरी के 2 कारण हैं, एक तो मोदी जी बाहर गए हुए हैं, दूसरा ये है कि पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेगी, तो उसमें बाकी मंत्रियों पे भी फैसला करना है, विधानसभा के अध्यक्ष पे भी फैसला करना है। तो भारतीय जनता पार्टी में जब सारे नामों की घोषणा हो जाएगी, मतलब उनका वो तय कर लेंगे, तो उसके बाद वो निश्चित रूप से घोषणा करेंगे, और फिर वो तारीख भी किस दिन होना है शपथ ग्रहण वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सुरेंद्र जी, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, और हमारे साथ 2 अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। हरगोविंद जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई वादे हैं, अब बीजेपी के लिए सबसे पहला और बड़ा मुद्दा घोषणा पत्र है। इसके साथ ही क्या बीजेपी को यह लगता है कि सफाई, सड़क, सीवर, सुरक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारे जो मुद्दे हैं उस पर खास फोकस करने की जरूरत है? मैं आपके प्रश्न के उत्तर से पहले सुरेंद्र स्वामी जी ने अभी विश्लेषण किया। देखिए, देश के उन चंद बेहतरीन राजनीतिक विश्लेषकों में सुरेंद्र जी हैं जिनका विश्लेषण अद्भुत होता है, और सौभाग्यशालियों के इनके साथ चर्चा करने का अवसर मिल जाता है मुझे, और मुझे इनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी अपने ये घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र होता है, और जनता से धोखेबाजी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दिल्ली को जिन दुर्योधन और दुशासन ने चीर हरण करके आईसीयू तक पहुंचा दिया, केवल मां यमुना ही नहीं, दिल्ली के गलियां, चौबारे, सबका तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि अपने संकल्प पे भी खरे उतरेंगे, और दिल्ली को विश्व स्तर जो उसका दर्जा था ऐतिहासिक भारत की राजधानी होने का, वो गर्व वापिस दिल्ली को हासिल होगा। जी
ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जो कि आज पूरे दिन भर का चर्चा का विषय बना रहा, जहां पर आज भगवंत मान केजरीवाल से मिलने पहुंचे पूरे मंत्रिमंडल के साथ। कई खबर भी जो है वो सामने आ रही है, जैसे कि 30 विधायक जो है वो विपक्ष में कांटेक्ट में है, इस तरीके की भी खबर आ रही है। क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, इसके बाद इसका जो आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं, इसके बाद का जो असर है वो पंजाब के आगामी चुनाव पर पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत दूर है चुनाव। तो अभी पंजाब के अभी तो हुए ही हैं चुनाव आज, तो इसलिए आज की तारीख में ये असेसमेंट कर लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये क्यों हुआ है वो मैं मतलब अपनी तरफ से बता सकता हूं कि एक तो आम आदमी पार्टी के पास एक ही आपको मालूम है राज्य है उनके पास, पंजाब, दिल्ली से लगा हुआ है, हरियाणा से। तो इन्होंने इस चुनाव में पूरा पंजाब झोंक दिया था। सारे एमएलएज उनके यहाँ काम कर रहे थे, सारी पंजाब की गाड़ियां घूम रही थी, काफ़ी इलेक्शन चुनाव आयोग को शिकायतें भी की गई। तो पहली तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने विवेचना की है कि भाई आप सबको इतने सारे हमने रिसोर्सेज दिए तो आपने घर में रख लिए या बांटे नहीं या क्या हुआ, तो हम हार कैसे गए आप सब लोगों के यहाँ होते हुए। तो पहली विवेचना तो ये थी। दूसरी विवेचना ये है कि आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से पंजाब में तो चुनाव है नहीं, लेकिन उनका फ्री बिजली को लेकर के जो जिस तरह से और हेल्थ को लेकर के जिस तरह से मान साहब के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, और मतलब दुनिया भर में आ रहे हैं, रामेश्वरम तक में आ रहे हैं, तो वो इस बात का इंडिकेशन एक है कि उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा नंबर लग जाए। तो इसलिए वो पंजाब में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरे से सब लोग खुश हैं। लेकिन जितना भगवान मान अपने आप को स्ट्रांग करेंगे तो केजरीवाल को पसंद नहीं होगा। अब वो उनको हटा भी नहीं सकते, खुद बन भी नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में नॉन सिख लीडर को एक्सेप्ट करना मुझे नहीं लगता इतनी आसान बात होगी वहां का सीएम बनाना, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई हो। तो अब वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि भगवंत मान पे दबाव बनाऊं, और भगवंत मान पे दबाव बना के एमएलए धीरे धीरे, जैसे आज आ रहा था कि भाई 30 कुछ विधायक उनसे नाखुश हैं, उनके काम से नाखुश हैं, तो ऐसा एक चला के एक तो अपना पपेट वहां पे दूसरा बिठाएं, ये भी पपेट ही लोग कहते हैं, लेकिन एक दूसरा बिठाएं वहां पे। और तीसरी बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि अब मेरी राजनीति क्या होगी 5 साल दिल्ली में, तो मैं कुछ हूं नहीं, और राज्यसभा का चुनाव भी अभी कोई दिल्ली पंजाब में नहीं है। तो अगर वो दिल्ली में किसी राज्यसभा के एमपी को कहते हैं कि भाई आप सीट छोड़िए, तो आपको मालूम है कि उनका नंबर नहीं लगेगा, भाजपा का आदमी चुना जाएगा। उनसे डबल सीटें हैं तो दो रिजाइन करेंगे तब भी भाजपा चुनी जाएगी। और तीसरी माली बात। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी तरफ फिर से रुक करना चाहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बताएंगे जो आज अहम बैठक हुई है केजरीवाल और भगवंत मान के बीच, इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा और कांग्रेस नेता यानी विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, देखिए कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं, भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहां पे उन्होंने जो है करप्शन है, और ये सारा 1000 रुपये बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे, और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही। देखिए 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना,
और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है। हमारे साथ दो गेस्ट हैं, बीजेपी प्रवक्ता और पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और चलिए बीजेपी से सवाल लेते हैं। हरगोविंद जी, यहां पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि भगवंत मान को सीएम पद से हटाने की तैयारी चल रही है। कितनी सच्चाई और क्या लग रहा है बीजेपी को इस पर? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी में ना अब जो अस्थिरता का जो माहौल एकदम उत्पन्न हो गया, क्योंकि कोई विचारधारा से बना हुआ वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। जैसे कांग्रेस, बसपा, भाजपा, देश में जितने राजनीतिक दल हैं वो अपने मूल विचार को लेकर एक विचारधारा के लिए संघर्ष करते हैं और सत्ता में आने के बाद अपनी नीतियों पर आधारित कार्यक्रम लेकर आते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी विचारधारा पे बनी हुई पार्टी नहीं है, ये तो फैशन है, एक फैशन पर आधारित पार्टी है। स्वामी जी, आपको ध्यान होगा वर्षों पहले जब आपकी युवावस्था होगी, बेल बॉटम पैंटें चली थी, लोगों ने बेल बॉटम पैंटें उस फैशन की बना ली। जो ही वो फैशन खत्म हुआ तो बेल बॉटम पैंटें लोगों ने उठाकर फेंक दी और साधारण पैंटें चलने लग गई। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसी फैशन पर ठीक है हरगोविंद जी, यानी कि ये कंक्लूजन निकलता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो फैशन पर आधारित पार्टी है। सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि केजरीवाल को भाजपा ने इतनी करारी शिकस्त दी है तो वो इसे उभरने नहीं देंगे, और इसीलिए जो सिरसा जी का बयान है वो पंजाब के सिखों को मैसेज है कि भाई ये आप एक सिख सीएम को हटा के केजरीवाल बनना चाहता है, सतर्क हो जाइए एक बार, क्योंकि भाजपा का तो उतना स्टेक है नहीं पंजाब में। पंजाब वाले जो कह रहे हैं कि भाई 30 हमारे संपर्क में, वो इन्होंने इनसे सीख लिया, इनके साथी होकर के, कि भाई हमारे 15 को ऑफर आ रहा है, हमारे 20 टच में है, हमारे इतने टच में है, तो वही वो कह रहे हैं कि 30 लोग हमारे टच में हैं, तो थोड़ी खलबली वहां पे रहे, पार्टी में स्थिरता रहे। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अभी इमीडिएटली इतना हो पाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि पंजाब में टूट फूट होगी, थोड़े दिनों बाद शुरू होगी, जैसे जैसे लेकिन ये मैंने आपसे अभी कहा ही था कि भगवंत मान को बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे वो दबाव बढ़ेगा वहां आपको मुश्किलें होंगी। ठीक है हरगोविंद जी यहाँ पे थोड़ा सा माफी मांगना चाहिए क्योंकि समय का अभाव है और कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आप एक शब्द में कुछ कहना चाहें तो आप जरूर बोल सकते हैं। निमित जी, अरविंद जी अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बन भी गए और फिर उन्हें चंद दिनों बाद जेल जाना पड़ा तो फिर क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये गंभीर प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल आप दोनों अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और चलिए इसी प्रश्न के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, लेकिन सत्ता का महासंग्राम में फिर से होगी आपसे मुलाकात और सुदर्शन न्यूज पे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।